नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत भूमिगत जल देखेंगे दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम भूमिगत जल की परिभाषा देखेंगे एवं भूमिगत जल की परतों के देखेंगे दोस्तों, एवं भूमिगत जल के कार्य एवं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, भूमिगत जल द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं दोस्तों, उनको हम डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से बताऊँगा। तो इस हिसाब से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, जो भूमिगत जल है वो होता क्या है दोस्तों। पृथ्वी के धरातल के नीचे उपस्थित जो चट्टान है दोस्तों, उन चट्टानों के जो कण हैं, कणों के बीच जो मौजूद जल है दोस्तों, उसी को हम भूमिगत जल बोलेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं भूमिगत जल की जो परतें हैं दोस्तों। जो भूमिगत जल होता है उसकी परतें होती हैं दोस्तों, उसकी जो है तो हमने यहाँ कुछ परतें लिख रखी हैं दोस्तों, जिसमें से एक होती है असंतृप्त मंडल वाली परत होती है दोस्तों, एक है संतृप्त मंडल वाली। तो जो असंतृप्त मंडल वाली जो परत है दोस्तों, वह कैसी होती है कि यहाँ पे जो है तो पानी का अभाव होता है दोस्तों। यहाँ पे जो है तो बहुत कम होता है जल दोस्तों। जब बारिश होती है तो यहाँ पे जल होता है। सबसे ऊपर वाली जो ये परत है दोस्तों, ये असंतृप्त मंडल है। यहाँ पे क्या होता है कि जल का अभाव होता है दोस्तों। जब बारिश होती है, बारिश का जब मौसम होता है, उस टाइम पे यहाँ जल उपस्थित होता है दोस्तों, रहता है। और जब जैसे ही बारिश खत्म होती है तो यहाँ से जल का भी खात्मा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी जो परत है दोस्तों, वो है जो है तो संतृप्त मंडल की परत। अब संतृप्त मंडल को हम दो रूपों में पढ़ेंगे दोस्तों। तो एक है जो ये वाली परत है दोस्तों, तो ये वाली परत है अंतरायिक संतृप्त मंडल। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत जल होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत होता है। जैसे असंतृप्त मंडल में एक भी जल नहीं होता था बारिश के अलावा, बारिश के सीजन के अलावा। लेकिन जो अंतरायिक संतृप्त मंडल है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा बहुत जल बना रहता है दोस्तों। ठीक है, मतलब जो जल के जो स्रोत हैं, कुएं, तालाब जो कम गहराई पर है दोस्तों, उनका जल जो है तो जरूर थोड़ा बहुत सूख जाता है, बट जल बना रहता है। और एक है संतृप्त मंडल के अंतर्गत स्थायी संतृप्त मंडल। तो जो स्थायी वाला जो संतृप्त मंडल है दोस्तों, तो इसमें ये वाला, इसमें जो है तो दोस्तों क्या है कि पूरा परत जो है तो ये जल से जलमग्न रहती है दोस्तों। इसमें जल हमेशा स्थायी रूप से बना रहता है दोस्तों। तो इस तरह से हम जो है तो संतृप्त मंडल को दो भागों में देख लिए दोस्तों, एक अंतरायिक संतृप्त मंडल और एक है स्थायी संतृप्त मंडल। ठीक है, और जो ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, जो ये लाइन खींची गई है, जो ये लाइन गई है दोस्तों, तो यह एक चट्टान की ऐसी परत होती है दोस्तों। यह है चट्टान की एक ऐसी परत होती है जो स्थायी संतृप्त मंडल से जल को इस वाले जहाँ पे ये जल नहीं है, यहाँ पे जो है तो आने से रोकती है दोस्तों, जिसको हम इक्विलूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्विलूड बोलते हैं। यह चट्टान के कारण, कोई मिट्टी की, चिकनी मिट्टी की कोई एक जो है तो चट्टान होती है जो जल को यहाँ पे आने से रोकती है दोस्तों। तो जहाँ पे जल को आने से जो रोका जाता है दोस्तों, तो जो वो चट्टान होती है उसको इक्विलूड बोलते हैं। और ये जो ये लाइन खींची हुई है वाली दोस्तों, ये जो लाइन खींची हुई वाला भाग है दोस्तों, तो ये वाली जो परत है दोस्तों भूमिगत जल की, यह बहुत कठोर और बहुत मजबूत है। और मजबूत इसलिए है क्योंकि ऊपर की ये जितनी भी सारी परतें हैं दोस्तों, ये सारी परतों का दबाव कहाँ पे आ रहा है? इस नीचे वाली परत में। इसलिए इसको हम चट्टान प्रवाह मंडल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इसमें जल भी नहीं जा पाता दोस्तों। और यह जो है तो लगभग 16 किलोमीटर नीचे गहराई पर पाई जाती है दोस्तों, इसलिए यह भारी मजबूत है। ठीक है, और इसके अलावा हम देख लेते हैं दोस्तों भूमिगत जल के कार्य देख लेते हैं कि भूमिगत जल के जो कार्य थे वो कौन कौन से थे। तो दोस्तों भूमिगत जल के कार्य में दोस्तों भूमिगत जल के कार्य के अंतर्गत हम देख लेते हैं, एक है घोलन क्रिया और दूसरा है सन्निघर्षण, तीसरा है अपघर्षण। तो दोस्तों जो नीचे के ये सन्निघर्षण और अपघर्षण है, यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं रखते हैं इसके भूमिगत जल के कार्य में। इसलिए क्योंकि जो भूमिगत जल होता है दोस्तों, तो उसकी जो गति होती है, उसकी जो कार्य करने की क्रिया होती है, वो बहुत मंद होती है। और इसमें देख लेते हैं जैसे घोलन क्रिया। तो घोलन क्रिया का मतलब यह होता है दोस्तों कि जैसे किसी चट्टान में जो चूना होता है दोस्तों, जो भी कुछ खनिज पदार्थ होते हैं जिस चट्टान में, वह खनिज पदार्थ जब जल में मिल जाए दोस्तों, ठीक है, तो उसको हम घोलन क्रिया बोलते हैं।
ठीक है। तो घोलन क्रिया वाला काम तो हो जाता है भूमिगत जल के कार्य से, लेकिन ये जो सन्नि घर्षण वाला काम है दोस्तों, जैसे सन्नि घर्षण का मतलब ये होता है कि दो टुकड़े हों, दोनों टुकड़े आपस में जब रगड़ रहे तो उसको जो है तो हम क्या कहते हैं, सन्नि घर्षण कहते हैं। तो टुकड़े भी नहीं रगड़ सकते दोस्तों ये भूमिगत जल के कारण, क्योंकि भूमिगत जल जो होता है वो बहुत मंद होता है। तो ना ही सन्नि घर्षण जो है तो महत्वपूर्ण है इसके कार्य में, और ना ही जो है तो अपघर्षण, क्योंकि अपघर्षण में क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं, जब वो नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो क्या करती हैं, अपने आजू बाजू और अपने जो तलहटी जो तल वाला भाग होता है उसका भी क्या करती हैं, कहीं ना कहीं अपर्दन करती हैं। तो वो अपर्दन करने लायक इसका जल बहता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों जो अपर्दन के जो भूमिगत जल के जो कार्य हैं दोस्तों नीचे के, सन्नि घर्षण और अपघर्षण, ये महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि घोलन क्रिया वाला थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, भूमिगत जल के कार्य में योगदान देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। दोस्तों भूमिगत के जल के द्वारा जो भी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं, एक होती हैं अपर्दनात्मक स्थलाकृति और एक होती है निक्षेपात्मक स्थलाकृति। दोस्तों वैसे जो भूमिगत जल होता है उसका जो गति होती है दोस्तों तो वो धीमी होती है, इसलिए जो भी कुछ अपर्दन जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर उसका निक्षेप भी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है तो भूमिगत जल द्वारा जो नियमित स्थलाकृतियाँ हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं दोस्तों उसमें से पहला है लैपीज। यह एक ऐसी स्थलाकृति है दोस्तों जो आपको जो है तो चट्टानों में जब जहाँ पे जो है तो चूना और हेलेमाइट दो चट्टानें होती हैं दोस्तों, दो चट्टानों में से जब चूना घुल जाता है दोस्तों, ठीक है, जब चूना घुल जाता है तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब चूना घुल जाता है तो हेलेमाइट बस बचती है दोस्तों। तो जैसे यहाँ से ये वाला जो भाग है दोस्तों, यहाँ से जो है तो क्या हुआ है, चूना घुल के जा चुका है दोस्तों। तो जब चूना यहाँ से घुल गया तो इस प्रकार की जो आकृति बनी है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, लैपीज कहते हैं। वैसे पहले यह पूरा यहाँ से एकदम पूरा इस प्रकार की चट्टान थी, लेकिन जब यहाँ से जो है तो चूना जब जो है तो जल में मिलकर घुलकर जो है तो प्रवाहित हो गया दोस्तों, तो लैपीज प्रकार की आकृति बनी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेरा रोसा। टेरा रोसा क्या होता है, जैसे कोई चट्टान है दोस्तों और उसमें उस चट्टान में से जब चूना का घुलाव हो गया, चूना जब घुल गया दोस्तों, तो उस चट्टान को जो टेरा रोसा नामक मिट्टी है वह एकदम घेर के रखती है दोस्तों, उसको हम टेरा रोसा बोलते हैं। और जो ये ऊपर वाला भाग होता है ना दोस्तों लैपीज का, इसको हम शिखारिका बोलते हैं, शिखरिका बोलते हैं सॉरी। और जो ये नीचे वाला भाग, ऊपर वाला शिखरिका और नीचे वाला जो भाग होता है ये वाला भाग, ये बिदर कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं घोल रंध्र। घोल रंध्र क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई एक चट्टान है, चूने की चट्टान है, तो चूने की चट्टान में जब भूमिगत जल के द्वारा जब चट्टानों में क्या होता है कि चूने की चट्टान का जब अपर्दन होता है तो अपर्दन किस रूप में होता है, गोलाकार रूप में, मतलब छिद्र हो जाते हैं दोस्तों। जब चट्टान में भूमिगत जल के द्वारा चूने की चट्टान में जब छिद्र हो जाते हैं, उससे बनी जो चट्टान है दोस्तों उसको हम घोल रंध्र कहते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है तो इसका जब अपर्दन हुआ है भूमिगत जल के द्वारा तो इस ऐसी आकृति बनी है दोस्तों, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसी का जो है तो कई सारे घोल रंध्र मिलकर एक बड़ा घोल रंध्र बना दोस्तों, एक बड़ा छिद्र बना, ठीक है। कई सारे घोल रंध्र मिलकर एक बड़ा छिद्र बना जिसको हम डोलाइन बोलेंगे, और डोलाइन के मिलने से युवाला बना है और युवाला के मिलने से ही जो है तो पोलजे बना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं धस्ती निवेशिका। धस्ती निवेशिका क्या होती है दोस्तों, जैसे ये घोल रंध्र है, ये घोल रंध्र में जैसे ये रंध्र पड़े हुए हैं दोस्तों, ये छिद्र पड़े हुए हैं, ये छिद्र क्या हो जाए, ढह जाएं, मतलब नीचे की ओर धंस जाएं। जैसे यहाँ पे ढह गए हैं दोस्तों, ये ऊपर से नीचे आ चुके हैं, ठीक है। नीचे आ जाना ही दोस्तों क्या कहलाता है, नीचे आ जाने से जो आकृति निर्मित होती है दोस्तों भूमिगत जल के द्वारा उसको हम धस्ती निवेशिका कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी अंधी घाटी। अंधी घाटी कैसी होती है दोस्तों, मान लीजिए किसी स्थान से कोई नदियाँ बह रही है, अब वह नदियाँ, मान लीजिए नदियाँ बह रही हैं, उन नदियों के मार्ग में अगर मान लीजिए क्या आ जाए, घोल रंध्र आ जाएं, तो क्या होता है कि उन घोल रंध्रों में जो है तो नदियाँ घुस करके क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, मतलब उनकी गति वगैरह एकदम धीमी हो जाती है और उनका आगे तक पता नहीं चलता कि किधर गई नदियाँ, ठीक है। तो ऐसे जो उसका जो आगे वाला जो भाग होता है दोस्तों, जो एकदम पूरा ये देखिए सूखा पड़ा हुआ है, ये सूखा पड़ा हुआ भाग ही क्या कहलाता है, नदियों के आगे सूखा पड़ा वाला भाग जो है तो अंधी घाटी कहलाता है, जहाँ पे पानी वगैरह नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अब कंदरा क्या होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए जो कोई एक गुफा है, ठीक है, उस गुफा में जहाँ से आप घुसते हैं,
ठीक है। तो जिस रास्ते पे आप, जिस दरवाजे से आप, जिस रास्ते से आप इंटर करते हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे होते हैं गुफा के अंदर, उसी को जो है तो कंदरा बोला जाता है दोस्तों। कंदरा यानी कि गुफा होती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियाँ होती हैं दोस्तों, भूमिगत जल के द्वारा जो निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ होती हैं वो इस प्रकार से हैं, जिसमें से पहली है हमारी है स्टेलेक्टाइट। दोस्तों यह स्टेलेक्टाइट जो आकृति है यह कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए कोई एक गुफा है, गुफा के ऊपर से जो है तो जब इस प्रकार की आकृति एकदम लटकें ऊपर से, ठीक है, इस प्रकार की आकृतियाँ जब ऊपर से लटकें तो उसको जो है तो स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और स्टेलेग्माइट ये क्या होता है दोस्तों, जो गुफा की जो तलहटी भाग होती है, ठीक है, गुफा की जो तलहटी भाग होती है, या कि मान लीजिए पृथ्वी का जो तल ही मान लीजिए, तो पृथ्वी के तल से जब ऊपर की ओर इस प्रकार की आकृति बने दोस्तों तो उसको हम स्टेलेग्माइट कहते हैं। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, मान लीजिए जैसे छत से जो है तो इस प्रकार की आकृतियाँ जो है तो नीचे की ओर झूलें दोस्तों, तो या नीचे की ओर निकली हुई दिखाई दे तो उसको स्टेलेग्माइट कहते हैं। ठीक है, स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और स्टेलेग्माइट जो नीचे से, मतलब स्टेलेक्टाइट ऊपर से झूलेगी और स्टेलेग्माइट नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति होती है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों हेलिक्टाइट। यह आकृति कैसी होती है दोस्तों, यह भूमिगत जल के द्वारा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का जो है तो तीसरी स्थलाकृति है दोस्तों, जिसमें जो स्टेलेक्टाइट होता है ना दोस्तों, तो स्टेलेक्टाइट के ही जो है तो सहारे जब इस प्रकार की आकृति खड़ी हो जाए दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार की आकृति जो खड़ी है दोस्तों स्टेलेक्टाइट के सहारे, उसको हम हेलिक्टाइट बोलते हैं दोस्तों। और ड्रैग क्या होता है, जो स्टेलेक्टाइट होता है ना दोस्तों, स्टेलेक्टाइट तो जानते ही हैं ऊपर से जो झूलती है, जो गुफाओं में गुफा की जो छत वाला भाग होता है वहाँ से जब इस प्रकार की आकृतियाँ झूले दोस्तों तो उसको स्टेलेक्टाइट कहते हैं। तो स्टेलेक्टाइट जहाँ से झूल रही हैं उनके बीच का जो, जैसे यहाँ पे हम अगर बोल दें इस प्रकार से जो सुई की आकृति की जैसे निकले रहे दोस्तों एकदम छत से, ठीक है, उसके सहारे नहीं, स्टेलेक्टाइट के सहारे नहीं, बल्कि स्टेलेक्टाइट के छत से जो झूल रही हो दोस्तों, जैसे ये सुई के आकार की झूल रही हैं, इसको हम ड्रैग बोलते हैं दोस्तों। ग्लोबुलाइट क्या होता है, ग्लोबुलाइट जैसे कि मान लीजिए कोई एक छत, जैसे कि कोई एक कंदरा है, गुफा के ऊपर में जैसे स्टेलेक्टाइट की आकृति होती है दोस्तों, कि गुफा से जो है तो ऊपर से नीचे की ओर जो है तो इस प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। लेकिन उस आकृति में क्या होता है कि स्टेलेक्टाइट ही आकृति में जो हेलिक्टाइट, जैसे यहाँ पे लंबा रूप लेके इस प्रकार से आकृति हुई थी ना, और इसमें गोलाकार यानी कि छिद्र के रूप में जो आकृति ले ले दोस्तों, स्टेलेक्टाइट में जब हेलिक्टाइट गोलाकार छिद्र के रूप में जो है तो बन जाए दोस्तों, उसको हम ग्लोबुलाइट बोलते हैं। ठीक है। और हेल्गीमाइट क्या होता है दोस्तों, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में एक स्थलाकृति है हैग्लीमाइट। ये हैग्लीमाइट क्या होता है दोस्तों, हैग्लीमाइट जो मतलब तल भाग से जो ऊपर की ओर उठे, जो तल से ऊपर की, जैसे कोई गुफा है, गुफा के तल से ऊपर की ओर जो उठे, जैसे मान लीजिए स्टेलेग्माइट की जो डायग्राम बना है दोस्तों, स्टेलेग्माइट के डायग्राम में जब इस प्रकार की जो है तो सुई जैसी आकृतियाँ निकल जाएं दोस्तों, स्टेलेग्माइट की आकृति में जब इस प्रकार से सुई जैसी आकृति निकल जाए दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, हैग्लीमाइट बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है तो स्टेलेग्माइट की आकृति में इस प्रकार से सुई जैसी आकृतियाँ निकली गई हैं दोस्तों उन्हीं के सहारे, ठीक है, उसको हम हैग्लीमाइट बोलते हैं। फ्लोस्टोन क्या होता है दोस्तों, तो जो वही होता है जो स्टेलेग्माइट की जो आकृतियाँ होती हैं ना दोस्तों, उन आकृतियों में क्या होता है कि बहुत सारा अवसाद वगैरह जमा होता है। ठीक है, जब वह वहाँ से सहन शक्ति से जब ज़्यादा होता है अवसाद आकृतियों से, तो वह अवसाद जब इधर बहने लगता है दोस्तों, जब वो बहने लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, ये बहा हुआ जो अवसाद है दोस्तों, यही फ्लोस्टोन कहलाता है। ये सारी आकृतियों को मिला करके जो बनी हुई आकृति है दोस्तों, उसी को हम स्टीरियोथेम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। और जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट जब ऊपर से आकर दोनों मिल जाएं, ठीक है, स्टेलेक्टाइट ऊपर से आकर और स्टेलेग्माइट नीचे से जाकर जब मिल जाएं दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप इस आकृति में देख सकते हैं, ये जो है तो स्टेलेक्टाइट है, पूरा आकर के स्टेलेग्माइट में मिल गया है।
उसको हम कंदरा स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारे यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।